हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में चर्चा किया था। अब हम आगे जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जो परीक्षोपयोगी श्रृंखला है, उस पर चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा मगध के बारे में पढ़ना, और मगध में भी विशेषकर मौर्य वंश के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना। देखिए, क्या हमारा भारत पहले भी ऐसा ही था जैसा आज है? क्या पूरा एक मुश्त भारत, पूरा कंट्री, इसमें जितने स्टेट है आपके, वो सारा एक साथ था? नहीं, ऐसा नहीं था। तो कहां से प्रारंभ हुआ एकीकरण, कहां से संघात्मक प्रणाली आई? तो देखिए, सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध जी के जन्म के पहले क्या था? 16 महाजनपद का उदय हो चुका था। वो 16 महाजनपद कौन से हैं? वो लिखे हुए हैं आपके। अंग है, मगध है, कौशल है, काशी है, वत्स है, चेदी है, कुरु है, पांचाल है, मत्स्य है, सुरसेन है, अस्मक है, अवंती है, गांधार है, कंबोज है, वज्जी है, मल्ल है। देखिए, इसमें से जो ये आपका अस्मक है, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसके अलावा लास्ट के जो दो हैं, ये जो अस्मक है, ये गोदावरी नदी के तट पर था। दक्षिण भारत का एकमात्र 16 महाजनपदों में से एक था। जो लास्ट के दो मैंने बताए, वज्जी और मल्ल, तो ये गणतंत्र थे। इसके अलावा बाकी 14 जगह राजतंत्र था। दो व्यवस्थाएं थी, गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। तो 14 महाजनपदों में राजतंत्र था। मात्र 2 महाजनपद वज्जी और मल्ल, यहां पर क्या था? आपका गणतंत्र था। देखिए, जो मगध है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध ही था। मगध का उत्कर्ष का कारण क्या था? वहां लोहे का प्रयोग, जो भी कृषि का उत्थान। आप देखेंगे जो मगध है वो बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये इलाका पूरा आपका मुख्य रूप से मगध के अंतर्गत था। उपजाऊ जमीन थी, गंगा है, गंडक है, सोन है, कई नदियों से सिंचित है प्रदेश, तो इसका उत्कर्ष तो होना ही था। इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर प्रतिभाशाली राजा और मंत्री, सामंत आदि हुए। तो हमारी चर्चा का विषय है मगध राज्य, और मगध राज्य में भी आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। देखिए, मगध राज्य में जो आपके वंश मिलते हैं उनमें से आपका है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और उसके बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश की आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में यहीं तक। सबसे पहला वंश जो पढ़ा जाता है वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश में आपका क्या है? जो हर्यक वंश है आपका, देखिए, हर्यक वंश किताबों में, इतिहास की कई पुस्तकों में हर्यक वंश मिलता है आपको। हर्यक वंश में आपका उसके पहले भी एक वंश था जिसका नाम था बृहद्रथ वंश। उसके पहले भी क्या था? एक वंश था जिसका नाम क्या था? बृहद्रथ वंश। देखिए, बृहद्रथ वंश का उल्लेख महाभारत में मिलता है। आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण ने इशारा किया था और भीम ने एक राजा का, पहलवान राजा का क्या किया था? टांगे चीर दी थी। फिर एक पत्ती लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? चीर कर ऐसे बताया था कि इस साइड की पत्ती को उधर फेंक दिया था और इस साइड की पत्ती को उधर फेंक दिया था। अर्थात जब ये विपरीत दिशा में इसको चीर कर फेंकोगे तब इसकी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये बार बार जुड़ जाता था जरासंध। जरासंध उसी वंश का राजा था, बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। तो बृहद्रथ वंश की चर्चा इतिहास में नहीं मिलती है, जिसकी चर्चा मिलनी चाहिए। जो हर्यक वंश है 544-45 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक, शिशुनाग वंश 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक, नंद वंश जो आपका 344 से 322 ईसा पूर्व तक। देखिए, नंद वंश से आपका आगे शुरू होता है मौर्य वंश, जो कि आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। तो देखिए, इसमें है क्या? सबसे पहले हम समझेंगे कि नंद वंश से मौर्य वंश कैसे आया। तो नंद वंश का जो आपका अंतिम राजा था, उस राजा को पदच्युत किया था। किसने पदच्युत किया था? महापद्मनंद ने। और नंद वंश की स्थापना, नंद वंश की स्थापना की शिशुनाग वंश के, सॉरी क्षमा करिएगा, शिशुनाग वंश के अंतिम राजा को पदच्युत किया था। उसकी हत्या करके एक शासक आया जिसका नाम था महापद्मनंद, और उसने नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्मनंद क्या था? यह एक शूद्र शासक था।
उसके पहले क्या है, सूत्र शासक नहीं था। शिशुनाग वंश के बाद जो नंद वंश की स्थापना की जिसने, वो कौन था, महापद्मनंद। यह एक शूद्र शासक था। अच्छा, शूद्र शासक के बारे में, इसके पिता नायक थे। दरअसल क्या है, कालाशोक, जो आपका शिशुनाग वंश है उसमें एक राजा हुआ कालाशोक। कालाशोक की पत्नी थी आनंदी। आनंदी को एक बार ये जो आपका महापद्मनंद है उसका सेवक था, उसने आखेट करते समय, शिकार करते समय किसी खूंखार जानवर से उसकी रक्षा की थी। तो ये जो आपकी आनंदी थी, आनंदी ने कालाशोक को प्रेशर दिया कि आप इस व्यक्ति को, महापद्मनंद को कहां पर, अपने मंत्रिमंडल में या फिर कोई उच्च पद प्रदान करिए, स्थान दीजिए। कालाशोक कहता नहीं, वर्ण व्यवस्था में यह तो शूद्र है, इसको उच्च पद नहीं दिया जा सकता। परंतु ऐसा लोगों का मानना था कि यह जो आनंदी थी एक गणिका थी और बहुत ही सुंदर थी, इसके प्रति आसक्त था कालाशोक। कालाशोक इसको मना नहीं कर पाया और लास्ट में वो उसको सेना में एक उच्च पद दे देता है। परंतु ये अयोग्य व्यक्ति नहीं था, महापद्मनंद अयोग्य व्यक्ति नहीं था। इसने अपनी प्रतिभा के बल पर क्या किया, उपलब्धियां हासिल करते गए। और लेकिन जयकारे किसको मिलते थे, जयकारे मिलते थे कालाशोक महाराज की जय, कालाशोक महाराज की जय। यह मन में उसको पीसता रहा, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं दिखाई, महापद्मनंद ने जल्दबाजी नहीं दिखाई। कालाशोक का मर्डर कर देता है, ये हत्या कर देता है और चिल्लाता है अंगरक्षकों से कि महाराज किसी ने हत्या कर दी। जैसे अंगरक्षक आते हैं और देखते हैं कि गला कटा हुआ है, परंतु यह पता नहीं चल पाता कि किसने हत्या की। यह माना जाता है कि विरोधियों ने हत्या कर दी। परंतु अभी भी वो गद्दी पर नहीं बैठता है, प्रतीक्षा करता है। इस तरह करते करते विभिन्न रानियों से कालाशोक के 10 पुत्र थे, उन पुत्रों को लगभग मारता है ये। और उनमें से एक पुत्र था, जब जो इस रानी ने जिसको उच्च पद दिलाया था महापद्मनंद को, आनंदी जो रानी थी, वो अपने पुत्र के शोक में स्वयं मर जाती है, क्षमा करिएगा, मर नहीं जाती है, वह क्या है, राजमहल त्याग कर चली जाती है। देखिए उसके बाद क्या होता है, महापद्मनंद के आपके 8 पुत्र होते हैं। 8 पुत्रों में से ही एक पुत्र है आपका धनानंद। धनानंद से स्टार्ट होता है आपका मौर्य वंश की कहानी, आगे बढ़ेगी। धनानंद को मार करके ही आपकी किसकी एंट्री होती है, जो आज के हमारे विषय का हीरो है, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं आपके, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना पर भी रोचक तथ्य है। देखिए हमको तथ्य भी पढ़ने हैं। हिस्ट्री को रोचक बनाने के लिए रोचकपूर्ण कहानी की तरह पर हिस्ट्री समझी जाती है, और समझने के बाद जो फैक्ट हैं किसी वंश से संबंधित, किसी राजा की उपलब्धियां हैं, उसकी उपाधियां हैं, उसके युद्ध हैं, फिर उन पर चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर क्या है, यही इतिहास आपको बहुत ही बोरिंग विषय लगने लगेगा। तो पहले एक कहानी की तरह से समझने का प्रयास करते हैं। अगले वीडियो में आपको बहुत सारे फैक्ट, परीक्षों की फैक्ट बताऊंगा। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं अपने इसी क्रम में। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका मुख्य श्रेय था आपका कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। चाणक्य के ही दोनों नाम है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। देखिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, परीक्षा में बहुत पूछी जाती है, अर्थशास्त्र। नाम है अर्थशास्त्र, परंतु वह पुस्तक है राजनीति की। यह प्रश्न गलत ना कराइए, ध्यान दीजिएगा। जो नई तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं उनके लिए विशेष तौर से बता रहा हूं। अच्छा देखिए तो इन्होंने क्या किया था, 322 ईसा पूर्व में धनानंद की हत्या कर दी चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन इसके पहले कहानी पर आते हैं। देखिए होता क्या है कि धनानंद बहुत ही पैसे का लालची था, हर चीज पर टैक्स लगा दिया था इसने, हर चीज पर, हर उपज पर टैक्स लगा दिया था, पेड़ पौधों पर टैक्स लगा दिया था। तो इससे क्या थी, जनता परेशान थी, जनता परेशान हो गई थी। ये सुरा सुंदरी अर्थात नृत्य, म्यूजिक, डांस, इसके यहाँ बार बालाएं, जो आधुनिक बार बालाएं कहलाती हैं, उस समय नृत्यांगनाएं क्या है, नृत्य किया करती थी इसके दरबार में, और ये म्यूजिक में मस्त रहते थे। आपके जो विष्णुगुप्त है, चाणक्य हैं, इनकी एंट्री होती है इनके दरबार में किसी विशेष कार्य का विशेषता बताऊंगा आपको, किस कार्य से वो आए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं।
तो देखिए विशेष कार्य से ये जाते हैं, किसके पास जाते हैं? धनानंद के पास जाते हैं। धनानंद जी अपने गाना में, वहां गाना चल रहा था, झुमका गिरा रे रे बरेली की बाजार में। यहाँ पर आपके भिक्षु खड़े हैं, महात्मा खड़ा है, संत खड़ा है कि हे राजन, मैं आपसे किसी विशेष महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। परंतु राजा म्यूजिक में तल्लीन है, वो कहते हैं भैया म्यूजिक बदला जाए, ठीक, म्यूजिक चेंज होता है, ठीक, कहते वही म्यूजिक जो मुझे पसंद है। राजा को याद नहीं आ रहा कौन सा म्यूजिक पसंद है मुझे, ठीक। तो राजा ने कहा अब नृत्यांगना क्या जाने कौन सा म्यूजिक पसंद है। तो देखिए भाई क्या है, नैन लड़ रही है तो हंगामा फटा करी शुरू हो गया। लेकिन राजा को सुनना था उस समय, ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, भैया नृत्यांगना समझ नहीं पा रही थी। राजा वैसे भी नाराज था और यहाँ से टकला ब्राह्मण पहुंच गया। सुनना था उनको रेशमी जुल्फें, पहुंच गया टकले ब्राह्मण। अब भैया यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया। अब क्या हुआ, उसको राजा का क्रोध बढ़ गया। देखिए अब ये इतिहास आप खोजिएगा नहीं कि ये गाना वहां कैसे पहुंच गया, ये आपका विषय है, ढूंढिए उस समय ये गाना कैसे पहुंच गए थे। ये आपको इतिहास में मिलेगा नहीं, बहुत गुड़ भर के बता दी मैंने आपको। तो देखिए होता क्या है कि अब यहाँ पर राजा अपने नाच गान में व्यस्त थे, उसने बिल्कुल भी नहीं सुनी विष्णुगुप्त की, और उसको लात मार करके चुटिया पर घसीटते हुए दरबार से बाहर कर दिया, अपमानित करके। यहाँ चाहत पढ़ा लेते हैं कि मैं तुम्हारे पूरे वंश का क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। इसीलिए वो तैयार करते हैं अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर, अब चंद्रगुप्त मौर्य के पहले थोड़ा सिकंदर पर आना पड़ेगा हमको। सिकंदर आपका जो ये चाणक्य थे, तक्षशिला के राजा थे। तक्षशिला का राजा था आम्भी। तो आम्भी राजा था वहां पर, वो भी विलासी राजा था, उसकी पत्नी से उसकी नहीं पटती थी। देखिए सिकंदर आक्रमण करते 326 ईसा पूर्व भारत में, 326 ईसा पूर्व में भारत में सिकंदर आक्रमण करते हैं और राजा आम्भी क्या है, घुटने टेक देते हैं। घुटने टेक करके क्या करते हैं, ये पहुंचते हैं, संधि करते हैं कि मैं आपको आगे के राज्य जितनी मदद करूंगा आप मुझे बख्श दें। सिकंदर आगे बढ़ते हैं, आगे इनको टक्कर देते हैं जो वितस्ता, झेलम, हाइडिस्पीच का युद्ध, पोरस, राजा पुर या पोरस से इनका युद्ध होता है, घनघोर युद्ध होता है। सिकंदर लगभग हारने ही वाला होता है, उसी समय पोरस के हाथी भड़क जाते हैं और युद्ध में सिकंदर की जीत हो जाती है। बंदी बनाकर लाया जाता है पोरस को, पोरस बंदी बनकर आते हैं। सिकंदर पूछते हैं कि बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो कहता है जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ, एक वीर को दूसरे वीर के साथ करना चाहिए। निर्भीक था पोरस, निर्भीकता के साथ युद्ध लड़ा था। राजा क्या है, जो आपको सिकंदर से प्रसन्न हो जाता है, अपनी पत्नी से राखी बंधवाता है उसको, और क्या है, क्या करता है, उससे संधि के तौर पर आगे जो भी अभियान होंगे भारत की ओर, उसमें सहयोग करने के लिए वो क्या करता है, संधि कर लेता है सिकंदर। अब सिकंदर जी आगे बढ़ते हैं, परंतु यहाँ पर चाणक्य की नजर थी, उनको स्थापना करना थी मौर्य साम्राज्य की, धनानंद को उखाड़कर फेंकना था। इसी क्रम में उनको लगता है कि अगर सिकंदर यहाँ कब्जा कर लेगा, अगर सिकंदर आ गया यहाँ पर, सब गड़बड़ हो जाएगी, मेरा अभियान, मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। तो क्या करते हैं ये क्या करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं कि ऐसा करो, पहले तुम इनकी सेना में जाओ, मिल जाओ, सिकंदर की सेना में जाकर के मिल जाओ। सिकंदर की सेना में जाकर ये मिल जाते हैं और वहां अफवाह फैलाते हैं सैनिकों में कि भाई ऐसा है कि जो भारत है ये देवी देवताओं का, तंत्र मंत्र टोटकाओं का देश है, अगर यहाँ तुम लोग जाओगे, आगे जाओगे तो यहाँ के राजा बड़े खतरनाक हैं, तंत्र मंत्र जादू से तुमको बढ़वा देंगे और तुम लड़ भी नहीं पाओगे। सैनिक मानने को तैयार नहीं थे। ये चूंकि सैनिक के बेस में वहां घुसा हुआ था, और चूंकि सैनिक ज्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, अगर एक बार उनके मन में ये बात आ गई तो फिर बड़ा मुश्किल होता समझाना। हुआ यही, क्या किया था, स्लो पॉइजन, ऐसा पॉइजन दिया जो तो तत्काल मृत्यु ना दे, सबके खाने में जहर मिला दिया। कोई 2 दिन बाद मर रहा है, कोई बीमार होकर मर रहा है, कोई 3-4 दिन बाद असर कर रहा है, धीरे धीरे असर कर रहा है, और फेफड़ों में, जिगर में, दिल में, सब जगह क्या है, जो भी कर रहा है, मतलब उनको मार रहा है सैनिकों को। तो जहर अपना काम करना शुरू कर देता है और यहाँ पर ये भावना भड़क जाती है। इस प्रकार से सेना क्या करती है, ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार करते हैं। सिकंदर से कहते हैं भैया हमारी हिम्मत नहीं है, हम नहीं जाएंगे, बिना लड़े ही मारे जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। सिकंदर को वापस आना पड़ता है।
शेल्यूकस को कारभार संभाल करके लेकर के वहां पर चले जाते हैं सिकंदर जी। यहाँ धनानंद से युद्ध करते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जब युद्ध करते हैं पहली बार, धनानंद से तो जीतते नहीं है, पहली बार सफलता नहीं मिलती है, कुछ कमियां रह जाती है, तावलापन आ जाता है, कुछ कमियां रह जाती है, हार जाते हैं। दोबारा आक्रमण करते हैं संगठित होकर के और धनानंद को मारते हैं, मार करके उसके साम्राज्य का पतन करते हैं, नष्ट करते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। 323 बीसी से 184 बीसी तक आपका चलता है आपका मौर्य साम्राज्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य है मौर्य साम्राज्य में आपके पूरा कार्यकाल 323 से 298 बीसी तक, बिंदुसार का 298 से 272 बीसी तक, अशोक का 273 से 232 बीसी तक। इसके बाद अशोक के उत्तराधिकारी आए बहुत सारे। अशोक का पुत्र कुणाल था जिसकी आंखें निकलवा दी गई थी, मैं भी बताऊंगा। इनकी एक पत्नी थी तिस्रक्षिता, जो पूरे मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण थी, अशोक की पत्नी थी। उस पर चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो देखिए इसके बाद अशोक के जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में पढ़ना लगभग बेकार ही है, देख लीजिए एक बार बताऊंगा इनके बारे में थोड़ा सा। 232 से 84 तक मिलजुल करके यहाँ तक चलता रहा है आपका। तो अब आप देखिए, अब हम आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारे विषय का केंद्र बिंदु है, मौर्य साम्राज्य। तो उसके संस्थापक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोपोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। यूनानी पुस्तकों वगैरह में ये सैंड्रोपोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। विलियम जोन्स ने बताया था ये सैंड्रोपोर्ट्स लिखा जिसके लिए, वही तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। जो यूनानी पुस्तकों में साहित्य में लिखा हुआ है सैंड्रोपोर्ट्स, विलियम जोन्स ने बताने वाले कि सैंड्रोपोर्ट्स जो है आपका, वही आपके कौन है, वही आपके चंद्रगुप्त मौर्य है। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य शासन प्रारंभ करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रारंभ होता है। देखिए इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का 305 ईसा पूर्व शेल्यूकस से लड़ाई होती है। शेल्यूकस सेनापति था किसका, देखिए इसके दो सेनापति पूछे जा सकते हैं पेपर में। जो सिकंदर था, सिकंदर के आपके दो सेनापति थे आपके, एक था आपका कौन, शेल्यूकस, और एक था नियारकस। नियारकस जल सेना का सेनापति था और थल सेना का सेनापति था शेल्यूकस। शेल्यूकस आता है, अटैक करने का प्रयास करता है मगध में, लेकिन अब मगध की सत्ता बदल चुकी थी। अब वहां पर नंद वंश का शासन नहीं था, अब वहां मौर्य वंश का शासन था। वहां चाणक्य थे, वहां पर आपके कौन थे, अमात्य राक्षस थे, वहां पर कौन थे आपके, चंद्रगुप्त थे। ये तिकड़ी बहुत भारी भरकम पड़ने वाली थी शेल्यूकस पर। शेल्यूकस जाता है, आक्रमण करने का प्रयास करता है, परंतु जैसे बरसात का मौसम आता है तभी आमने सामने आते हैं युद्ध पर, और बरसात के मौसम के कारण क्या होता है, युद्ध में उसको जीतना मुश्किल पड़ जाता है। इस प्रकार से आपका जो शेल्यूकस है, शेल्यूकस पराजित होता है। बाद में शेल्यूकस को संधि के तौर पर क्या करना पड़ता है, कुछ राज्य उनमें से लिखे हुए हैं, अगर वीडियो में ना आ रहे हो तो बताए देना पड़ करके। एरिया जिसको हम हेरात के नाम से भी जानते हैं, अराकोशिया अर्थात कांधार, जेड्रोशिया अर्थात बलूचिस्तान, और पेरोनिस्डाई काबुल, जिसको काबुल कहते हैं। ये चार आपको दहेज में या उपहार में दिए चंद्रगुप्त मौर्य को, साथ में अपनी बेटी कार्नेलिया, यानी उसका नाम कार्नेलिया लिखा नहीं है, कार्नेलिया। शेल्यूकस की पुत्री का नाम क्या था, कार्नेलिया या हेलेना, उसी को हेलेन भी कह सकते, लिखा मिलता है हेलेना। कार्नेलिया या हेलेना जो थी आपकी, उनकी पुत्री थी, उसके साथ विवाह कर देते हैं। लेकिन चाणक्य के व्रत के बारे में बहुत मुझे बताने वाले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हेलेना ने जहर दे दिया था उनको, और कुछ लोगों का मानना है बिंदुसार ने जहर किया, निष्कासित कर दिया था जंगल में जाकर, उन्होंने क्या है प्राण त्यागे थे। तो देखिए जो आपकी कार्नेलिया है, कार्नेलिया की शादी कर दी जाती है किससे, कार्नेलिया किसकी पुत्री थी, शेल्यूकस की पुत्री थी। इसकी शादी होती है आपकी चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार जो है आपका 298 से 272 ईसा पूर्व। देखिए बिंदुसार के बारे में एक कहानी है। एक कहानी देखिए, जो चाणक्य है उनकी मृत्यु के बारे में स्पष्ट किसी एक पुस्तक में साक्ष्य नहीं मिलती, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलता है वर्णन। तो एक वर्णन ये भी बिंदुसार ने चाणक्य को जहर देकर निष्कासित कर दिया था, निकाल दिया था, और बाद में जिस व्यक्ति ने उनको भड़काया था उसी व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी थी। बिंदुसार ने ऐसा क्यों किया था, बिंदुसार क्या था, चंद्रगुप्त जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त को क्या किया करता था, थोड़ा थोड़ा विष दिया करता था। बिंदुसार पता चलता है कि विष दिया था, परंतु ऐसा क्यों करता था, ताकि कोई भी विष करने चंद्रगुप्त को मार ना सके।
थोड़ा थोड़ा विष दिया करता था, स्वयं चेक पर देखा करता था, परीक्षण करता था, उसके बाद विष दिया करता था, परंतु गलती से एक बार चाणक्य नहीं पहुंच पाते टाइम पर, और बिंदुसार की माता जी उस खीर को जिसमें थोड़ा सा विष मिला हुआ था पी लेती हैं। वो चंद्रगुप्त को तो असर नहीं करती, परंतु किसे असर कर गई, उसकी माता जी को असर कर गई। बिंदुसार को बचाया जा सका क्योंकि गर्भ में था, और उसकी माता जी मर जाती हैं। इसी कारण बिंदुसार ने उसको बाहर निकाला था, ऐसा माना जाता है, परंतु इसके स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। पर बाद में अपनी गलती का एहसास होता है बिंदुसार को, जिसने उनको भड़काया षड्यंत्रकारी, उसको ये निकाल भी देते हैं, दंड भी देते हैं। देखिए बिंदुसार के पुत्र थे आपके अशोक। अशोक के बारे में एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अशोक महान कहलाते हैं, ठीक, इस वीडियो में इनके लिए बताना मुश्किल है। अशोक के उत्तराधिकारी 232 से 180। देखिए तिस्र रक्षिता एक ये आता है आपका कि जो आपके चाणक्य थे, चाणक्य को वध करने में या उनका मर्डर कराने में किसका हाथ था, ये आपकी जो अशोक की पत्नी तिस्र रक्षिता